हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफ्राइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज है जिसका लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। हमने इसके फर्स्ट वीडियो में अम्ल और क्षारक क्या होते हैं इसको पढ़ा था और सूचक के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फर्स्ट चैप्टर भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया देखेंगे अम्ल की धातु के साथ। ठीक है, नंबर 1 जो हमारा है वो पहला है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, पहला जो गुणधर्म है अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बहुत सिंपल है। अम्ल प्लस धातु आपको मिलेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, यानी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या? अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल इसके लिए ले लेते हैं। सबसे पहले मान लो हमने लिया जिंक धातु को। ठीक, जिंक की अभिक्रिया हमने कराई अम्ल से H2SO4। अच्छा, मैं इस तरह से लिख लेता हूँ इसी के पैटर्न पे। H2SO4 आपका अम्ल है और आपने लिया जिंक। ठीक, धातु है आपकी। अब ध्यान दो, जिंक आपका H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। आपको पता है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन तो बनना ही है, हाइड्रोजन आपका ये, बाकी जिंक इससे अभिक्रिया करके आपका ZnSO4 बनाएगा। इसको हम कहते हैं लवण या साल्ट इंग्लिश में। ठीक, और ये आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ये लवण है। अच्छा, इसका नाम जिंक सल्फेट। क्या है इसका नाम? जिंक सल्फेट इसका नाम है। ठीक, और आपका ये हाइड्रोजन गैस है। अब यहीं से अगर हम लवण की डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनाएंगे। देखो, जब अम्ल की अभिक्रिया, क्या, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो धातु अम्ल से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित कर देती है और एक यौगिक का निर्माण होता है। वो यौगिक क्या कहलाता है? वो यौगिक लवण कहलाता है। क्लियर? बाकी जो भी डेफिनेशंस हैं मैं बोलता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। लास्ट में इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर की आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट में भी हमने आपको कराई है और आपको पासवर्ड भी, जब आप सारी वीडियोस देखोगे तो उनमें आपको एक वीडियोस में PDF का पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक, तो H2SO4 प्लस जिंक की अभिक्रिया कराई तो हमारा ZnSO4 बना प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। कुल मिला के अम्ल की जब हम अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं हम यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई तो कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो आप सिंपली बोल दोगे हाइड्रोजन। पूछेगा प्रयोग द्वारा बताइए, फिर भाई आप एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। तो इसके लिए देखो, अपना एक सिंपल सा प्रयोग है। आप एक पर्कनली लीजिए, ठीक है, इसको अपन स्टैंड पे ठीक है, मान लो एक स्टैंड है जिस पे ये पर्कनली कसी हुई, इसमें कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये आपके जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं, आपने डाल दिए, इस पर कॉर्क लगा दिया और कॉर्क, इसमें एक पर्क नली में एक निकास नली आपने लगा दी जो एक
इस टाइप के पात्र में जा रही, ठीक। और जिसमें भरा हुआ है आपके साबुन का घोल। क्या है? साबुन का घोल। देखो साबुन के घोल में है, अगर आप हवा का फ्लो करोगे, मतलब हवा जैसे कोई पाइप लेके साबुन के घोल में हवा फूंक मारोगे तो क्या होगा? बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे अपने को पता चल जाता है कि इसमें एयर आ रही है, ठीक है। तो अब हमने इसमें जो डाल रखा है वो जिंक डाला। क्या डाला? जिंक। अब इसमें एक और हम लगा लेते हैं उसकी मदद से, और इसको हम बंद भी कर देते हैं इसकी मदद से। इसमें क्या डाल देते हैं? नली लगा देते हैं, निकास नली। तो ZnSO4, सॉरी H2SO4 आप इसमें डाल देते हैं, यानी अम्ल आप इसमें डाल देते हो, ठीक है। आपने इसमें अम्ल डाला, ठीक। ये अम्ल आपका इसके अंदर आएगा और इसको हम बंद कर देते हैं। तो अम्ल हमारा मान लो यहां तक इसमें भरा हुआ है, ठीक। अब Zn जो है H2SO4 से क्रिया करता है। इसमें क्या है? ये H2SO4। Zn H2SO4 से विक्रिया करता है तो रिएक्शन हमारी ये वाली होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस बनेगी तो इसके माध्यम से इस विलयन में, जैसे इस विलयन में जाएगी साबुन के घोल में, यहाँ पर बुलबुले आपको दिखाई देने लगेंगे, ये बुलबुले बनने लगेंगे। जैसे ही बुलबुले बनने लगे और हमें पता करना है ये हाइड्रोजन गैस है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। जलती हुई मोमबत्ती को आप लेके आओगे तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस जो ऊपर जा रही है यहाँ से, ये फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी, यानी पॉप साउंड, ठीक। कैसी ध्वनि के साथ जलेगी? ये फट फट की ध्वनि के साथ। बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, हाइड्रोजन गैस का जब दहन करते हैं या हाइड्रोजन गैस के पास जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो कैसी आवाज़ करती है? कैसी करती है? फट फट की ध्वनि आवाज़ करती है, जैसे पटाखे की तरफ बॉम्ब फटता है ना, फटाक फटाक फटाक, ठीक, वैसे ही आवाज़ करती है। क्लियर? तो अपना ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी अपना प्रूफ होगा, और एग्जाम्पल इसके काफ़ी सारे हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको और यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। देखो Fe के विक्रिया हम करा देते हैं HCl से, ठीक। Fe के विक्रिया जब HCl से कराएंगे तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। Fe की इससे कराएंगे तो FeCl2, यानी यहाँ पे ये बन जाएगा फेरस क्लोराइड। क्या बनेगा? फेरस क्लोराइड। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, ठीक है। और भी एग्जांपल अपन ले लेते हैं। Fe H2SO4 से करा दो, ये भी आपका अम्ल है। तो Fe के विक्रिया H2SO4 से कराएंगे, देखो आपका हाइड्रोजन तो इधर बनना ही बनना है, क्योंकि जब हम किसी अम्ल की विक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और Fe और SO4, तो FeSO4 ये आपका फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। क्लियर? तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर में भी हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर रखे हैं, ठीक। तो बाकी अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला गुणधर्म था, अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा है अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यानी जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट, जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। यानी जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, ठीक। तो जब आप अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराओगे तो देखो क्या बनता है। अम्ल हमने यहां लिख लिया प्लस धातु कार्बोनेट
या धातु, देखो हाइड्रोजन की जगह हम बाई का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां पे बाई लिखूंगा, बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पे हमारा अम्लीय विक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट, एक ही बात है, हाइड्रोजन की जगह हम बाई यूज कर सकते हैं। आपका क्या बनता है यहां पे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और आपका एक और चीज बनती है यहां पे जल। ये चीजें बनती है, बाकी इन चीजों को रिएक्शन के हिसाब से हम बैलेंस कर लेते हैं। अब इसको अगर थ्योरेटिकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अम्लीय विक्रिया जब धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अम्लीय विक्रिया जब धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और किसका निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ इसको समझने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3। Na2CO3 की जब अभिक्रिया आप किससे कराओगे, अम्ल से कराओगे। ठीक है, तो Na2CO3 की अभिक्रिया अपन HCl से ले लेते हैं। ठीक, Na2CO3 की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, HCl से। देखो इसमें कौन कौन सी चीज बननी फिक्स है, CO2 आपका बनेगा ही बनेगा और जल आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब जो Na है वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl से, तो यहां पे जो आपका बनेगा वो बनेगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। Na के दो हैं, यहां भी दो होनी चाहिए, Cl के दो, यहां भी दो। अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन अब बैलेंस भी है, C का सिंगल यहां है, C का इधर है। ठीक है, ओके दो और एक तीन, यहां भी आपके ओके तीन है, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस है। अब देखो ये सोडियम कार्बोनेट की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमने कराई तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण यहां पे हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लेते हैं NaHCO3। NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की विक्रिया आप किसके साथ कराते हो, HCl के साथ, तब क्या बनता है, तो पहले तो आपका इस प्रत्येक रिएक्शन में फिक्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल बनना ही बनना है, इसको आप ऐसे लिख दो, फिर इसके बाद अपन बैलेंस अपन कर लेंगे इसको। ठीक है, जो भी होगा। अब आपका Na रिएक्ट किससे करेगा, Cl से, तो यहां पे NaCl आपका बनेगा। अब देखो बैलेंस है नहीं है, Na का सिंगल है, Cl का सिंगल है, H के दो हैं, दो मिलके जल बना रहे, रिएक्शन अपनी बैलेंस है। तो अपने को क्लियर हो गया है कि जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्योंकि यहां पे हमने कार्बोनेट से कराई, धातु कार्बोनेट से हमारा ये बना, और जब हमने बाई कार्बोनेट से भी कराई हम इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। तो दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, यहां पे ये लवण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहां पे अपने को मिल रहा है। क्लियर। अब एक रिएक्शन और ले लेता हूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि किसी धातु की अभिक्रिया हमने किससे कराई, मान लो अम्ल से कराई। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है किसी धातु कार्बोनेट है यानी अम्ल से कराई तो ऐसी गैस उत्पन्न हो रही है, कैसी गैस, जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रही है। क्या कर रही है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रही है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्लोराइड का बन रहा है। ठीक है, अब वहां पे दिया भी होगा, अब मान लो जो भी क्लोराइड दिया हो, अगर कैल्शियम क्लोराइड दिया है तो हम उधर कैल्शियम कार्बोनेट यूज करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, हम बाद में भी इनको कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी आपको जैसे टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाते हैं अगर हम टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब जलती हुई मोमबत्ती को कौन सी गैस बुझाएगी, ऑक्सीजन तो बुझाएगी नहीं, ऑक्सीजन से तो आग लगती है ना, कौन सी बुझाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो आग को बुझाती है। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बन रही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, CaCO3, ठीक। CaCO3 की विक्रिया आपने करा दी HCl से करा दी। अच्छा, आप H2SO4 से भी करा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कि आप HCl से कराओ। तो मैं यहाँ पे H2SO4 ले लेता हूँ, ये भी तो एसिड है, हैं? ये भी अम्ल है। अब यहाँ पे मैंने इसके विक्रिया इसके साथ करा दी, तो देखो आपको दो चीज़ें फिक्स हैं यहाँ पे, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनना है और एक आपका इसमें जल बनना ही है, फिक्स है। अब एक आपका CaSO4, ये आपकी चीज़ें बची, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, ये आपका लवण है, ठीक। तो यहाँ पे अगर इस H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये बनता है। कौन सी गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है? ये वाली। अच्छा, इस गैस की एक और खासियत है, इस वाली गैस की एक और खासियत है, बहुत अच्छी खासियत ये है, इस गैस को अपन आगे हम पढ़ेंगे, वैसे चूल्हे के पानी में अगर हम प्रवाहित कर दें तो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। क्या कर देती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी से। तो आपको समझ आ गया होगा अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया या क्षार के साथ अभिक्रिया, यानी एसिड की बेस के साथ अभिक्रिया। एसिड की अगर बेस के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होगा? देखो, अम्ल की क्षारक ब्रैकेट में क्षार के साथ अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अम्ल प्लस क्षार या क्षारक आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्षार और क्षारक में अंतर मैंने आपको बता चुका हूँ, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो अम्ल की जब भी क्षार के साथ या क्षारक के साथ विक्रिया होती है, आप क्षार ही रहने दो, ज़्यादातर आप यही याद करोगे, कुछ पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा। जब अम्ल की विक्रिया किसके साथ होती है? क्षार के साथ, तो आपका बनता है लवण प्लस आपका बनता है जल। क्या बनता है? लवण और जल। यानी जब अम्ल की विक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि देखो अम्ल और क्षार दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एसिड और बेस क्या करते हैं? एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखो अम्ल में क्या होता है? H पॉजिटिव आयन होते हैं। क्या है? H पॉजिटिव आयन। अब ये क्या है? मान लो ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं? OH नेगेटिव आयन से, क्योंकि क्षार में कौन होते हैं? OH नेगेटिव आयन। अब ये इसके साथ होगा, दोनों आयन आपस में एक दूसरे से विक्रिया करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और यहाँ पे जल बनेगा। जल क्या? उदासीन होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। अगर दोनों ही प्रबल हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करें। अगर एक प्रबल है और एक दुर्बल है तो जो प्रबल है उसका प्रभाव बना रहेगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की। तो अम्ल आप ले लो H2SO4। क्लियर? क्षार आप यहां पे ले लो KOH। क्या बनेगा? आपका जल बनना फिक्स है, बना दीजिए। बाकी आपका K के साथ जो आएगा SO4 आएगा, और K के साथ जब SO4 आता है तो K2SO4 बनता है। K2SO4 बनेगा तो यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। इसका मतलब H के यहाँ 2, H के यहाँ है और 2 O के हैं, तो यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ये आपका पोटेशियम सल्फेट है और ये आपका जल है। ये अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हुई। यानी अम्ल की अभिक्रिया जब आप क्षार के साथ कराओगे तो लवण और जल आपका बनता है, ठीक।
एक और ले लेते हैं, बहुत अच्छी विक्रिया है। HCl अम्ल है आपका और NaOH आपका क्षार है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, NaCl बनाएंगे और ये H और OH मिलके क्या बनाएंगे, बिल्कुल सही, जल बनाएंगे। हाँ, बढ़िया सोच रहे हो, ठीक। तो ये आपका लवण है और ये आपका जल है। तो इस तरह से अपना तीसरा भी गुणधर्म इसका रासायनिक गुण हो गया। अम्ल की क्षारक के साथ भी अभिक्रिया हमने कर ली। एक और है इसका लास्ट गुण कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तब क्या होता है, ठीक। तो पहले इसको मिटा लेते हैं फिर अपन करते हैं। अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया है, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल की अभिक्रिया हम धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, देखो अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, ठीक, गिव जाओ, आपका बनेगा लवण और प्लस जल। बहुत सिंपल है याद करना। देखो अम्ल की अभिक्रिया जब धात्विक ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है, आया दिमाग में, नहीं आया भाई? अम्ल की अभिक्रिया ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ कराते हो तो लवण और जल बनता है? आ गया ना, क्षार। क्या है, क्षार। तो जो भी धात्विक ऑक्साइड है या तो क्षार है या वो क्षारक है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, यानी ये क्षारीय प्रॉपर्टी का होता है धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का आप कह सकते हो। क्लियर? तो अम्ल हम कोई सा भी ले सकते हैं। इसके लिए आपके एक किताब में दे रखा है, मैं वही वाला एग्जाम्पल आपको ले लेता हूँ। तो अम्ल आपने ले लिया HCl और धात्विक ऑक्साइड दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जब हम अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया का। देखो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो काला होता है, ठीक। और कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब आप HCl के साथ कराते हो तो आपका एक तो बनेगा बेटा जल, और Cu के साथ जब Cl आएगा तो CuCl2 और यहाँ पे H। इसका कलर अभी क्या है, काला होता है, और जब CuCl2 बनता है तो इसका कलर कॉपर क्लोराइड का हो जाता है नील हरित। इसका कलर यहाँ पे हो जाता है, पूछ लिया जाता है कलर का भी, ठीक है, ध्यान रखना। अब अम्ल के रासायनिक गुणधर्म हो चुके हैं सारे, ठीक है। सबसे पहला था अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल की जब हम धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और जब आप अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हो, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या बनता है, जल बनता है, ठीक। और नेक्स्ट जो हमारा था अम्ल की क्षारक या क्षार के साथ अभिक्रिया। जब भी हम अम्ल की क्षार या क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपना है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब भी हम अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसका मतलब यह है जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, किसका काम करते हैं, वो क्षार का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, क्षार का काम करते हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन भी आता है, ठीक। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि तांबे व पीतल के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। कोई, अब आप सोचो, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इस चीज़ को अपने घर पे अपनी मम्मी से पूछना, वो आपको बताएंगी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला, आपको नेक्स्ट वीडियो को छोड़ूंगा। अभी अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछना है तो आपको पता करना है वो बताती क्या है, वो उनका जवाब मैं बता दूंगा आपको। ज़्यादातर जो आपको जवाब मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि ख़राब हो जाता है, ठीक है। कोई ये भी जवाब आपका हो सकता है कि वो जहर बन जाता है।
तो कुल मिला के वास्तव में जहर बनता है। अब देखो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो दूध व दही में तो वैसे भी अम्ल है। कौन सा अम्ल होता है दूध में? लैक्टिक अम्ल होता है दूध दही में, ठीक है। इनको भी हम करेंगे आगे, किसमें कौन सा अम्ल होता है कौन से पदार्थ में, वो जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उनको अपन करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था, तांबे व पीतल के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका ये है, दूध और दही क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, और अम्लीय पदार्थों को जब हम किसी धातु में रखेंगे तो वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिसके साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे जो बनेगा, जैसे आपने तांबे के बर्तन में दूध या दही को रखा तो उससे अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, खाद्य विषाक्तता, मतलब जहर बन जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम उसको दही व खट्टे पदार्थ को तांबे व पीतलों के बर्तनों में नहीं रखते हैं। तो इस तरह से आपका अम्ल वाला टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा क्षारक या क्षार के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। क्षारक में आपको क्या होता है, क्षार मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। जैसे मैं अम्ल भी पढ़ा चुका था आपको, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो अब इसके रासायनिक गुणधर्म कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा छोटा सा इसका टॉपिक है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको एंड करते हैं फिर करके। क्षार के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले ले लेते हैं क्षार की या क्षारक की हम अभिक्रिया लेंगे, किसके साथ, धातु के साथ, ठीक। तो नंबर हमारा फर्स्ट जो रहेगा, अब यहाँ पे अम्ल की जगह हम लिख लेते हैं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो क्षार की अभिक्रिया आप किसके साथ ले लोगे, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अगर हम क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। देखो क्षार आपका क्या है, NaOH, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो पहले मैं अगर लिख दूं क्षार प्लस धातु, यहां आपका बनेगा लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि क्षार जो है सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता, एक दो अभिक्रियाएं होती हैं। दो अभिक्रिया मैं आपको लिख देता हूं, उन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा, ज़्यादा कि आपको टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे 10th क्लास में। तो क्षार की अभिक्रिया जब धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनता है अम्ल की तरह, लेकिन ये अभिक्रिया सभी क्षार जो है सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, एक दो गिनी चुनी अभिक्रियाएं ये। तो सबसे जो एक अभिक्रिया मैं आपको ले रहा हूँ NaOH की अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूँ, जिंक के साथ, जिंक धातु के साथ। जब जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, वो सबसे पहले तो उसमें हाइड्रोजन बनना ही बनना है, ठीक है। हाइड्रोजन बनेगा तो H के 2 होनी चाहिए, तो ये आपका ही हो गया। अब देखो यहाँ पे बनता क्या है, Na2ZnO2, ठीक। Na2ZnO2, इसका नाम सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट यहां पे बनता है। अब अगर इसके विक्रिया हम किसके साथ कराएं, KOH और Zn, ठीक, तो आप सेम अभिक्रिया रहेगी, यहां भी आपका हाइड्रोजन का निर्माण होगा, तो यहां 2 होने चाहिए, तो यहां पे बनेगा K2ZnO2 और इसका नाम होगा पोटेशियम जिंकेट। तो जब हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, लेकिन इसके लिए अपनी अभिक्रियाएं 2 ही अभिक्रिया मैं आपको दे रहा हूं, आपको यही ध्यान रखना है। बाकी जो क्षारक हैं जो होते हैं वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पे अपन नहीं लेंगे। हालांकि जब भी आपका अगर अलग से क्षार के रासायनिक गुणधर्म पूछे जाएंगे तो इस अभिक्रिया को आप इंक्लूड करोगे। क्लियर, जिससे आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। तीसरा अब हम ले लेते हैं क्षार की, देखो अम्ल में हमने किसके साथ अभिक्रिया की थी, धातु ऑक्साइड के साथ की थी, ठीक। यहां पर हम क्षार की अभिक्रिया करेंगे अधातु ऑक्साइड के साथ। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अगर आप क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ करोगे तो क्या बनेगा, देखो क्षार प्लस
अधातु ऑक्साइड, यहां पे आपका बनता है लवण और प्लस जल। इसका मतलब यही है, क्षार के साथ अगर इसके विक्रिया हो रही है तो लवण और जल बन रहा है, तो ये जो अधातु ऑक्साइड है वो किसका काम कर रहा है? अम्ल का। ठीक, जैसे हमने अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में पढ़ा था, जब अम्ल की विक्रिया किसके साथ कराई थी? क्षार के साथ। यहाँ पे क्षार की अम्ल के साथ कराएं या अम्ल की क्षार के साथ बातें की है। तो वहां पे हमने अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की थी, तो धातु ऑक्साइड किसका काम कर रहा था? क्षार का। यहाँ पर अधातु ऑक्साइड की हम क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, धातु ऑक्साइड किसका काम कर रहा है? अम्ल का काम कर रहा है। तो जो भी अधातु ऑक्साइड होते हैं वो किसका काम करते हैं? अम्ल का काम करते हैं। अब एक क्षार हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है काफी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का उल्टा है। अधातु ऑक्साइड हो गया बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार की विक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, तब आपका क्या बनता है? तब आपका बनता है CaCO3, ये लवण हो गया आपका, और आपका इसमें बनेगा जल। रिएक्शन मेरे ख्याल से बैलेंस है। ठीक, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बनता है। अब ये जो है वो आपका क्या है? चूने का पानी तो है, चूने का पानी। क्वेश्चन आता है चूने का पानी दूधिया कैसे हो जाता है? जैसे अगर हम क्वेश्चन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी गैस मिलाते हैं चूने के पानी में जिसके कारण वह उसका रंग दूधिया हो जाता है, और क्यों हो जाता है? अगर हम गैस मिला रहे हैं तो वो गैस कौन सी है और उसके कारण ऐसा हो क्यों रहा है? तो सबसे पहली चीज कि गैस कौन सी है, तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर चूने के पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करोगे तो उसका पानी जो है चूने का वो कैसा हो जाएगा? दूधिया कलर का हो जाएगा। अब विक्रिया कौन सी होती है? ये हमने करा दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं, क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। क्लियर? ये आपको यहाँ पे क्लियर क्या हुआ? अच्छा, यही रिएक्शन हमने उसमें की थी, फर्स्ट चैप्टर में थी, ठीक है ना, सफेदी वाली। ये रिएक्शन यहाँ भी है। क्लियर? अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे इसमें चैप्टर में बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास HCl है, शुष्क अवस्था में है, और उस पर हम लिटमस पेपर लेके जाते हैं शुष्क, क्या वो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा? लिटमस पेपर के कलर को बदलेगा? अगर शुष्क है, सूखा है, तो उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं होंगे। ठीक है, जब H पॉजिटिव आयन नहीं है तो वो अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। क्लियर? और भी क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को करेंगे, और आगे का जो भी अपना बचा है इसमें चैप्टर में, अभी काफ़ी कुछ है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आया होगा। जो भी समझ आपको जहाँ भी नहीं आया है तो आप उस टाइम पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारे कमेंट्स के आपके जवाब दूंगा। अपन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।